हेलो दोस्तों, वेलकम टू टुडेज सेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स यूनिट 2 चैप्टर 3 स्पेशली डिजाइंड फॉर के यूके यूनिवर्सिटी के BBA, BCA और BA सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स के बारे में सिंपल वर्ड्स में समझेंगे ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। इस चैप्टर में आप क्या सीखने वाले हो? यू विल लर्न ह्यूमन वैल्यूज क्या होते हैं, एथिक्स यानी मोरल फिलॉसफी का मतलब, वर्च्यू एथिक्स क्या होता है, एथिक्स और वैल्यूज में क्या डिफरेंस है, इंटेग्रिटी का मीनिंग, एम्पैथी यानी दूसरों के इमोशंस को फील करना, सोसाइटी की वेलफेयर कैसे इंपॉर्टेंट है, नोबल इमोशंस जैसे ब्रह्मविहारा क्या होते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टू जेनिज्म, ड्यूटी बेस्ड एथिक्स जिसे हम डिओन्टोलॉजी कहते हैं, और फाइनली यूटिलिटेरियनिज्म मतलब ऐसा काम जो सबसे ज्यादा लोगों का भला करे। अब थोड़ा इंट्रोडक्शन समझते हैं। ह्यूमन वैल्यूज वो बेसिक वैल्यूज होती है जो हमारी पर्सनालिटी बनाती है। ये वैल्यूज बताती है कि ह्यूमन जिंदगी में कैसे बिहेव करना चाहिए, स्पेशली दूसरे लिविंग बीइंग्स के साथ। इन्हीं वैल्यूज से डिसाइड होता है कि हम कौन है, कैसे डिसीजंस लेते हैं और क्या बनना चाहते हैं। जैसे ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, काइंडनेस, ये सब ह्यूमन वैल्यूज है। अगर हमारे पास ये वैल्यूज ना हो तो लाइफ कंफ्यूजिंग हो जाती है। हम जो भी करते हैं या बोलते हैं उसका कोई मीनिंग नहीं होता। इसीलिए ह्यूमन वैल्यूज का होना बहुत जरूरी है। ये ह्यूमन डायरेक्शन देते हैं और हेल्प करते हैं एक अच्छा इंसान बनने में। सभी इंसानों के अंदर कुछ वैल्यूज होती ही है, लेकिन ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी वैल्यू को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। एक फेमस 20th सेंचुरी फिलोसफर मार्था नसबॉम ने कुछ ह्यूमन वैल्यूज की लिस्ट दी थी। ट्रूथ, जस्टिस, ड्यूटी, करेज, सेल्फ कंट्रोल, नॉलेज, लव, इक्वालिटी, मॉडेस्टी और डिग्निटी। हर पर्सन को ये वैल्यूज अपनी डेली लाइफ में फॉलो करनी चाहिए। और अगर लार्ज स्केल पे देखे तो सोसाइटी को भी इन वैल्यूज को अपने सिस्टम्स, इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस में इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। हमेशा याद रखो, हमें पता होना चाहिए कि हम किसके साथ खड़े हैं और किसका सपोर्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं ह्यूमन वैल्यूज की डेफिनेशन की। बेसिक ह्यूमन वैल्यूज वो वैल्यूज है जो एक इंसान के कोर में होती है। ये नेचुरली हर इंसान में प्रेजेंट होती है, जैसे कि ट्रूथ, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, लव, पीस एटसेट्रा। ये वैल्यूज हमें एक अच्छा ह्यूमन बनती है और सोसाइटी को भी स्ट्रॉन्ग करती है। एग्जाम्पल्स लो, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, एक्सेप्टेंस, अप्रिशिएशन, लिसनिंग, ओपननेस, एम्पैथी, लव, ये सब ह्यूमन वैल्यूज हैं। जब हम दूसरों के साथ ह्यूमन टच के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो वही असली ह्यूमन वैल्यूज शो होती है। इन वैल्यूज में एक इमोशनल और पॉजिटिव फीलिंग होती है। ये हाई रीजन है कि मोरल वैल्यूज की नीड समझ आती है। ये वैल्यूज हार्मनी बनाए रखने में हेल्प करती है और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में पीस मेंटेन करने में काम आती है। कॉमन ह्यूमन वैल्यूज इंक्लूड ब्रदरहुड, फ्रेंडशिप, एम्पैथी, कंपैशन एंड लव, ओपननेस, लिसनिंग, वेलकमिंग, एक्सेप्टेंस, recognition, appreciation, honesty, fairness, loyalty, sharing, unity, politeness, respect and thoughtfulness। मेजर ह्यूमन वैल्यूज का फाउंडेशन होता है ऑनेस्टी, फेयरनेस, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, केयर और सिटीजनशिप। ये वैल्यूज हर ह्यूमन सोसाइटी की बेस होती है और इन्हें हर एरिया ऑफ लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। ऑनेस्टी का मतलब सिर्फ सच बोलना नहीं होता, बल्कि ये भी होता है कि हम अपने इमोशंस ऑनेस्टली शेयर करें, बताएं कि हम दूसरों के बारे में क्या फील करते हैं।
फेयरनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि सबको इक्वल चांस मिले, बल्कि इसका मतलब ये भी होता है कि टीम या ग्रुप में सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो। रिस्पेक्ट सिर्फ बेसिक पोलाइटनेस या मैनर्स से ज्यादा होता है। रिस्पेक्ट का मतलब होता है दूसरों की अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करना और उनकी डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना। सिटीजनशिप का मतलब सिर्फ अपने कंट्री का लॉयल सिटीजन बनना नहीं है, बल्कि दुनिया भर में जस्टिस और पीस प्रमोट करना भी इसका हिस्सा है। अब आते हैं अन 5 ह्यूमन वैल्यूज पर, जो सबसे एक्सपेक्टेड है, चाहे कोई जॉब में हो या नहीं। राइट कॉन्डक्ट। इसमें आते हैं सेल्फ हेल्प स्किल्स जैसे पोलाइटनेस, इंडिपेंडेंस, क्लेanलीनेस। सोशल स्किल्स जैसे गुड बिहेवियर, मैनर्स, एनवायरनमेंट के प्रति अवेयरनेस। मोरल स्किल्स जैसे एफिशिएंसी, टेकिंग इनिशिएटिव, पंक्चुअलिटी। पीस। इसमें आते हैं इक्वालिटी, कामनेस, मेडिटेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कंट्रोल, रिस्पेक्ट और ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग। ट्रूथ इंक्लूड्स ऑनेस्टी, फेयरनेस, जस्टिस, एक्यूरेसी, नॉलेज की सर्च और डिटर्मिनेशन। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। साइकोलॉजिकल वैल्यूज जैसे काइंडनेस, कंपैशन, फॉरगिवनेस। सोशल वैल्यूज जैसे ब्रदरहुड, इक्वालिटी, फर्मनेस एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। डिसिप्लिन। इसमें होते हैं ऑर्डर, डायरेक्शन और ऑर्गेनाइजेशन। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज जैसे ट्रूथ, मोरल कॉन्डक्ट, पीस, लव और नॉन वायलेंस। ये डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं हमारे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल पर्सनालिटी से। अगर हम एक बेटर और मोर ह्यूमन सोसाइटी बनाना चाहते हैं तो ये वैल्यूज को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत जरूरी है। और एक और इम्पोर्टेंट वैल्यू है कोऑपरेशन, मतलब मिलके काम करना एक कॉमन गोल के लिए। लेकिन कई लोग इसे सिर्फ एक अच्छा बिहेवियर समझते हैं, जबकि ये एक एसेंशियल ह्यूमन वैल्यू है। अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट ह्यूमन वैल्यूज के बारे में बात करेंगे जो हमारे डेली लाइफ में बहुत मीनिंग रखती है। फर्स्ट, कोऑपरेशन। जब भी कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो कोऑपरेशन एक इम्पोर्टेंट क्वालिटी बन जाती है। जब हम दूसरों को अपना ओपिनियन शेयर करने का मौका देते हैं तो डिस्कशंस बेटर होते हैं और सॉल्यूशंस भी स्ट्रॉन्गर निकल के आते हैं। काफी सालों तक कोऑपरेशन को इग्नोर किया गया, लेकिन अब समझना होगा कि इस वैल्यू को हाई रिस्पेक्ट देना चाहिए। केयरिंग फॉर अदर्स। दूसरों का ख्याल रखना फिजिकली और स्पिरिचुअली एक बहुत हाई वैल्यूएबल क्वालिटी है। हर इंसान लाइफ के किसी ना किसी पॉइंट पे किसी ना किसी पे डिपेंड करता ही है, लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं कि किसी और का केयर करना कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। सेकंड, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी भी एक बहुत हाई बेसिक बट स्ट्रॉन्ग ह्यूमन वैल्यू है। आज के टाइम में सच बोलना थोड़ा स्कैरी या इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन सच बोल देना हाई ऑनेस्टी नहीं होती। ऑनेस्टी एक इंसान की क्वालिटी होती है। ए ऑनेस्ट पर्सन जनरली होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, ट्रूथफुल, सिंसियर और फेयर। जब आप ऑनेस्ट होते हो तो ये आपकी सोल को ज्यादा बेनिफिट करता है जितना झूठ बोलने से नुकसान होता है। थर्ड, लव। लव फ्रॉम फैमिली, फ्रेंड्स, फेथ और बिलीफ सिस्टम एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी सोर्स होता है। ये लव ही है जो लाइफ को स्मूथ बनाता है और इमोशनली सपोर्ट करता है। फोर्थ, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब है एक डीप रिगार्ड या अप्रिशिएशन फॉर अ पर्सन और थिंग। ये उनकी एबिलिटीज, अचीवमेंट्स या उनके क्वालिटीज की वजह से होता है। फिफ्थ, फेथ। फेथ का मतलब है फुल ट्रस्ट या बिलीफ किसी पर्सन या चीज में। ये फेथ ह्यूम टफ टाइम्स में सपोर्ट करता है और स्ट्रेंथ देता है। सिक्स्थ, ब्यूटी। ब्यूटी को सोसाइटी ने थोड़ा गलत समझा है।
अक्सर हम ब्यूटी को सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन से जज करते हैं, लेकिन असली ब्यूटी का मतलब होता है बैलेंस एंड हार्मनी विथ नेचर। रिसर्च कहते हैं कि ब्यूटी शायद एक वैल्यू नहीं है, लेकिन जब हम डीपली किसी चीज को मीनिंगफुल फील करते हैं, जैसे फैमिली, फ्रेंड्स, तो वो चीज़ें ब्यूटीफुल लगने लगती है, इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल पे। सेवेंथ, ट्रस्ट। ट्रस्ट को हम कई तरीकों से समझ सकते हैं, लेकिन इन दी एंड इसका सिंपल मतलब होता है रिलायबल और ट्रूथफुल होना। ट्रस्ट एक बेस होती है लाइफ की, बिना ट्रस्ट के दुनिया काम ही नहीं कर सकती। एथ, इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी एक ऐसी वैल्यू है जो लोग अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन ये एक इंसान को स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बनती है और उससे अपने प्रिंसिपल्स के साथ ट्रू रखती है। जब हम इंटेग्रिटी फॉलो करते हैं तो हम अपने वैल्यूज के साथ ऑनेस्ट रहते हैं, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। नाइन्थ, विजडम। विजडम को अक्सर सिर्फ नॉलेज या इंटेलिजेंस समझा जाता है, लेकिन असली विजडम होती है अच्छे डिसीजंस लेना, एक्सपीरियंस से सीखना और लाइफ की चैलेंजेस को समझ के स्ट्रॉन्ग बनना। ह्यूमन वैल्यूज के टाइप्स। ह्यूमन वैल्यूज हो सकती है पर्सनल, जैसे ऑनेस्टी, काइंडनेस। सोशल, जैसे कोऑपरेशन, रिस्पेक्ट। इंटेलेक्चुअल, लाइक क्यूरियोसिटी, क्रिटिकल थिंकिंग। कल्चरल, लाइक ट्रेडिशंस एंड बिलीफ्स। इमोशनल, लाइक एम्पथी, लव। स्पिरिचुअल, लाइक पीस, फेथ। कैसे डेवलप होती हैं ह्यूमन वैल्यूज? ये वैल्यूज डेवलप होती है लर्निंग से, अपने सराउंडिंग्स से, पर्सनल एक्सपीरियंसेस से और अनलॉग ऑन के थ्रू जो हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। ह्यूमन वैल्यूज हर पर्सन के लिए अलग हो सकती है। जैसे किसी के लिए फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट हो सकती है और किसी और के लिए करियर सक्सेस। ये वैल्यूज फिक्स नहीं होती, टाइम के साथ चेंज भी हो सकती है। कभी कभी लोग लाइफ में पहली बार सीरियसली सोचते हैं कि उनका वैल्यू सिस्टम क्या है। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज इन रिलेशनशिप्स के बारे में। ये वैल्यूज हमारे रिश्ते स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, ट्रस्ट यानी विश्वास। ट्रस्ट का मतलब है ये मानना कि हर इंसान नेचुरली खुश रहना चाहता है और दूसरों को भी खुश देखना चाहता है। ट्रस्ट एक ऐसी फीलिंग है जो दिखाती है कि हम अपने रिलेशनशिप्स में दूसरों पर कितना डिपेंड करते हैं। जब ह्यूम लगता है कि कोई इंसान ऑनेस्ट, रिलायबल और फेयर है, तब हम उस पर ट्रस्ट करते हैं। ये एक चॉइस होती है जब कोई अपने एक्शंस से ट्रस्ट अर्न करता है। सेकंड, ग्लोरी यानी मान और सम्मान। ग्लोरी एक फीलिंग है जो ह्यूम तब होती है जब कोई इंसान हार्ड वर्क करता है अपना बेस्ट देने के लिए। ये रिस्पेक्ट और प्रेस डिजर्व करता है। ग्लोरी मिलना मुश्किल होता है और अगर खो जाए तो वापस पाना और भी टफ होता है। इसीलिए ग्लोरी को एक वैल्यूएबल पार्ट माना गया है इंसानी लाइफ का। थर्ड, रिस्पेक्ट यानी सम्मान देना। रिस्पेक्ट का मतलब है दूसरों को उनकी स्पेस देना और उन्हें जैसे है वैसे एक्सेप्ट करना। एक हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के राइटर ने लिखा था कि अगर एम्प्लॉयीज को रिस्पेक्ट नहीं मिलती तो वर्क प्लेस में प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन अगर उन्हें रिस्पेक्ट फील होती है तो वो कंपनी के लिए लॉयल बन जाते हैं और अपनी जॉब के लिए थैंकफुल होते हैं। तो रिस्पेक्ट सिर्फ पर्सनल नहीं, प्रोफेशनल लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, अफेक्शन यानी लगाव और अपनापन। अफेक्शन का मतलब होता है इमोशनल क्लोजनेस, एक इमोशनल फीलिंग जिसे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड फील करते हैं। लोग अक्सर इसे लव समझते हैं, लेकिन अफेक्शन और लव अलग अलग चीजें हैं, दो कनेक्टेड।
अफेक्शन एक नेचुरल प्रोसेस है। जब हम दूसरों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, सपोर्ट देते हैं। रियलिटी ये है कि कोई भी इंसान अकेला सरवाइव नहीं कर सकता, यूं एक दूसरे की जरूरत होती है। सोसाइटी में रहने का मतलब ही ये है कि हम एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। फिफ्थ, गाइडेंस यानी मार्गदर्शन। गाइडेंस का मतलब होता है दूसरों को सही सोच और सही फीलिंग्स देना, उनकी हेल्प करना कि वो लाइफ को बेटर समझ सके। लेकिन इसके लिए हमें खुद को भी समझना जरूरी है। हमें ये देखना चाहिए कि दूसरे लोग भी हम जैसे ही हैं, वो भी हैप्पीनेस और पीस चाहते हैं। वो भी सोचते हैं, विश करते हैं, और उनकी भी एक्सपेक्टेशंस होती है जस्ट लाइक अस। हिस्ट्री में ऐसे कई लॉग माइल है, और लाइफ में भी, जो अपना टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेज यूज करके लाइफ को डीपली समझने की कोशिश करते हैं और दूसरों की हेल्प करते हैं। ऐसे लॉग ऑन पर हमें गर्व महसूस होता है। वी फील प्राउड ऑफ देम। 3.3 एथिक्स यानी नैतिकता। एथिक्स का मतलब होता है मोरल वैल्यूज या प्रिंसिपल्स जो एक पर्सन या ग्रुप के बिहेवियर को गाइड करते हैं। ये एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है जो बताता है कि क्या सही है और क्या गलत। एथिक्स वर्ड ग्रीक वर्ड्स ईथोस और एथिकोस से आया है, जिसका मतलब होता है हैबिट या कस्टम। फिलॉसफी का ये पार्ट मेनली डील करता है कॉन्सेप्ट्स से लाइक राइट और रॉन्ग, गुड और बैड बिहेवियर। एथिक्स हर ग्रुप के लिए अलग हो सकती है, जैसे रिलीजन, कल्चर या प्रोफेशन के हिसाब से। ये बताती है कि एक इंसान या सोसाइटी को कैसे बिहेव करना चाहिए। एथिक्स एक ऐसी फील्ड है जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस करती है, जैसे क्या सही है, क्या गलत है, और हम किस वैल्यू को फॉलो करें। ये इस क्यूरियोसिटी से आती है कि ह्यूमन बिहेवियर का असली नेचर क्या है। इंसानी बिहेवियर एक चेन ऑफ वॉलंटरी एक्शंस है, मतलब हम अपनी मर्जी से कुछ करते हैं। और हम सबके अंदर होती है एक स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अचीव हाई आइडियल्स। इसीलिए एथिक्स हमें हेल्प करती है समझने में कौन से एक्शंस मोरली करेक्ट है और कौन से गलत। एग्जाम्पल, जैसे एक लॉयर अगर कोर्ट में झूठ बोलता है तो वो अनएथिकल माना जाएगा, क्योंकि उसका मोरल ड्यूटी है सच बोलना, स्पेशली अंडर ओथ। मीनिंग ऑफ एथिक्स। फेमस फिलोसफर मैककेंजी के अकॉर्डिंग एथिक्स इज द स्टडी ऑफ व्हाट इज गुड और राइट इन कॉन्डक्ट। और विलियम लिली कहते हैं एथिक्स इज अ नॉर्मेटिव साइंस ऑफ ह्यूमन कॉन्डक्ट इन सोसाइटी, जो डिसाइड करती है क्या राइट है और क्या रॉन्ग, क्या गुड है और क्या बैड। मेन प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स। एथिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके बेस पर हम अपने एक्शंस को जज करते हैं। बेनेफिसेंस मतलब दूसरों के लिए अच्छा करना। नॉन मैलेफिसेंस किसी को हार्म ना करना। ऑटोनॉमी हर इंसान को अपना डिसीजन लेने की फ्रीडम मिलनी चाहिए। जस्टिस फेयरनेस या न्याय। टेलिंग द ट्रूथ हमेशा सच बोलना। कीपिंग प्रोमिसेस अपने वादे निभाना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एथिक्स। एथिक्स के कुछ खास फीचर्स भी होते हैं जो उससे यूनिक बनते हैं। एथिक्स हर जगह अप्लाई होती है, बिजनेस, पॉलिटिक्स और पब्लिक लाइफ में भी। हर कम्युनिटी के अपने मोरल स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, इसलिए एथिकल बिहेवियर का मीनिंग प्लेस टू प्लेस चेंज हो सकता है। एथिक्स और अनएथिकल बिहेवियर के बीच क्लियर लाइन नहीं होती, इसलिए चॉइसेस कभी कभी मुश्किल हो जाती है। एथिक्स लॉमेकर्स को हेल्प करती है सही कानून बनाने में। एथिक्स एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स को चैलेंज करती है और टेस्ट करती है उनकी स्ट्रेंथ। एथिक्स में जस्टिस और फेयरनेस इंक्लूडेड होती है, सबको बराबर ट्रीट करने का मैसेज देती है। लेकिन याद रखें, वर्च्यू और एथिक्स सेम चीज नहीं है।
Ethics is about what should be, not just what is. लॉज एनफोर्स नहीं करते एथिक्स को, लेकिन सोसाइटी का एक्सेप्टेंस उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है। एथिक्स एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में काम करती है, जहां एक्सेप्टेड मोरल प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। एथिक्स ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करती है, ताकि लोग रॉन्ग पाथ पार ना जाए। एथिक्स एक स्टैंडर्ड बन जाती है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, जो हेल्प करती है सोसाइटी को हार्म से बचाने में। इन शॉर्ट, एथिक्स हेल्प करती है हमें सही डिसीजंस लेने में और सोसाइटी में एक पॉजिटिव, फेयर एनवायरनमेंट बनाए रखने में। एथिक्स अप्लाई करती है इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स दोनों पर, लेकिन एनिमल्स या नॉन ह्यूमन लिविंग बीइंग्स के बिहेवियर को यूजुअली एथिक्स से एग्जेम्प्ट किया जाता है। एथिक्स कोई पूरा लॉ नहीं होती, लेकिन ये सोसाइटी के वैल्यूज और बिलीफ्स को रिफ्लेक्ट करती है। लोगों को एथिकल गाइडलाइंस फॉलो करने में कुछ फ्रीडम मिलती है, बस कंडीशन ये है कि वो हार्म ना करें। प्रिंसिपल्स दैट गाइड एथिक्स, यानी वो वैल्यूज जो एथिकल बिहेवियर को डायरेक्शन देती है। नॉन वायलेंस या पीस, हर पार्ट ऑफ सोसाइटी में वायलेंस एक प्रॉब्लम है और पीस एक फंडामेंटल एथिकल गोल है। बेनेवलेंस, दूसरों के लिए अच्छा करना। डूइंग गुड इज अ बेसिक मोरल प्रिंसिपल। लेस हार्म, अपने एक्शंस से मिनिमम हार्म करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हम किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे। ऑटोनॉमी, हर इंसान की फ्रीडम और इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट करना। जस्टिस, हर एक्शन में फेयरनेस होना चाहिए, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं। ट्रूथफुलनेस, सच बोलना और उस पर बने रहना। ट्रूथ अपहोल्ड करना एक मेजर एथिकल क्वालिटी है। टाइप्स ऑफ एथिक्स। एथिक्स के कुछ मेजर टाइप्स होते हैं। मेटा एथिक्स, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, अप्लाइड एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स। फर्स्ट इज मेटा एथिक्स। मेटा एथिक्स, जिसे हिंदी में अधिनीति शस्त्रा कहते हैं, एक ऐसी ब्रांच है जो ये समझने की कोशिश करती है कि मोरल वैल्यूज या एथिकल डिसीजंस का रियल मीनिंग क्या होता है। ये क्वेश्चंस पूछता है जैसे, राइट या रॉन्ग का मतलब क्या है? अगर किसी ने कहा कि यूटिलिटेरियनिज्म बेस्ट मोरल सिस्टम है, तो कैसे पता चलेगा कि ये सही है? मेटाएथिक्स हमसे पूछता है, हाउ डू यू नो योर मोरल थ्योरी इज वैलिड? ये थ्योरी के पीछे के लॉजिक, रीजनिंग और जस्टिफिकेशन को एक्सप्लोर करता है। अब हम समझेंगे एथिक्स के और टाइप्स जो रियल लाइफ बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग में काफी यूजफुल होते हैं। सेकंड, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स ये स्टडी करती है कि लोग कैसे मोरली बिहेव करते हैं। ये पूछती है, लोग क्या करते हैं, क्यों करते हैं, और उनका बिहेवियर किस तरह एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसका मेन गोल होता है समझना, ना कि जज करना। एग्जाम्पल, अगर कोई चीटिंग करता है जो मोरली रॉन्ग माना जाता है, तो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स ये समझने की कोशिश करता है कि उस इंसान ने चीटिंग को सही क्यों माना। थर्ड, अप्लाइड एथिक्स। अप्लाइड या प्रैक्टिकल एथिक्स का यूज रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में होता है। ये पूछता है किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में लोगों को क्या करना चाहिए। एग्जाम्पल, रिसाइकलिंग करना, ये एक एथिकल डिसीजन है। हम जितना हो सके रिसाइकल करते हैं और अपने बच्चों को भी ये सिखाते हैं। ये एथिक्स अप्लाई होती है बेड इश्यूज पर भी, जैसे डिफॉरेस्टेशन, जिसमें फॉरेस्ट्स का कटना एनिमल्स के होम्स को डिस्ट्रॉय करता है और बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस होती है। फोर्थ, नॉर्मेटिव एथिक्स। नॉर्मेटिव एथिक्स का फोकस होता है रूल्स और स्टैंडर्ड्स पर। ये पूछता है किसी सिचुएशन में क्या राइट है और क्या रॉन्ग। ये मेटाएथिक्स से अलग है,
क्योंकि ये पूछता है कैसे जीना चाहिए या हम किस तरह बिहेव करें। नॉर्मेटिव एथिक्स के 3 मेजर टाइप्स होते हैं। यूटिलिटेरियनिज्म, जो चीज सबसे ज्यादा लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। कैंटियनिज्म, रूल्स और ड्यूटीज का स्ट्रिक्ट फॉलो करना। वर्चू एथिक्स, अच्छे कैरेक्टर और वैल्यूज डेवलप करना। अब बात करेंगे वर्चू एथिक्स, जिसे हिंदी में सदाचार नैतिकता कहते हैं। वर्चू एथिक्स का फोकस होता है इंसान के कैरेक्टर, क्वालिटीज और उनके वर्चूज पर। यह अप्रोच अलग है ड्यूटी बेस्ड एथिक्स, डिओन्टोलॉजी से, जहां फोकस होता है ड्यूटीज और राइट्स पर। कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, जैसे यूटिलिटेरियनिज्म से, जहां सिर्फ रिजल्ट्स या कॉन्सिक्वेंसेस देखे जाते हैं। ग्रीक फिलोसोफर्स जैसे सोक्रेट्स मानते थे कि वर्चू इज नॉलेज। उनका कहना था, अगर हम अपने अंदर की एबिलिटीज को समझें और डेवलप करें तो हम सच में खुश रह सकते हैं। बिजनेस वर्ल्ड में भी वर्चू एथिक्स काफी यूजफुल है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर एक मैनेजर अपने काम में ऑनेस्ट है तो वो ऑनेस्टी को एक वर्चू के रूप में शो कर रहा है। अगर वो एम्प्लॉयीज और कस्टमर्स दोनों के साथ ऑनेस्ट है तो ऑनेस्टी उसका एक मोरल क्वालिटी बन जाता है। एथिकल वर्चूज और मोरल वर्चूज में थोड़ा फर्क होता है। मोरल वर्चूज जैसे ऑनेस्टी पर्सनल एक्शन से जुड़े होते हैं। एथिकल वर्चूज जैसे ब्रेवरी या फेयरनेस ज्यादा ब्रॉड होते हैं। एक इंसान जो ऑनेस्ट है वो जरूर काइंड भी हो सकता है, लेकिन जो काइंड है जरूरी नहीं वो हमेशा ऑनेस्ट भी हो। ये डिफरेंस हमें हेल्प करता है समझने में कि किसी के कैरेक्टर को जज करते वक्त हमें दोनों तरह के वर्चूज देखने चाहिए। जब हम लाइफ या बिजनेस में मोरल डिसीजंस लेते हैं तो वैल्यूज जैसे इंटेग्रिटी, फेयरनेस, ऑनेस्टी और ह्यूमिलिटी हमारी हेल्प करते हैं। जैसे एक ऑनेस्ट इंसान झूठ नहीं बोलेगा, एक फेयर इंसान दूसरों का फायदा नहीं उठाएगा और एक लॉयल इंसान अपने वैल्यूज के साथ खड़ा रहेगा चाहे वो पॉपुलर ना हो। वर्चू एथिक्स के रियल लाइफ एप्लीकेशंस, यानी कि ये थ्योरी हमारी डेली लाइफ में कैसे काम आती है। वर्चू एथिक्स मोरल फिलॉसफी के 3 मेजर अप्रोचेज में से एक है। बाकी 2 है डिओन्टोलॉजी, जहां मोरल डिसीजंस ड्यूटी के बेस पर लिए जाते हैं। कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, जहां फोकस होता है रिजल्ट पर। वर्चू एथिक्स का फोकस होता है क्वालिटीज और कैरेक्टर पर। और कुछ इंपॉर्टेंट वर्चूज है विजडम, बुद्धिमानी, जो हमें सही डिसीजंस लेने में हेल्प करता है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। करेज, साहस, जो हमें सही काम करने का हौसला देता है चाहे सिचुएशन टफ हो या दार लगे। जस्टिस, न्याय, जो हमें हर इंसान के साथ बराबरी से पेश आने का लेसन देता है चाहे वो किसी भी कास्ट, जेंडर या रिलीजन का हो। सेल्फ डिसिप्लिन और रिस्ट्रेंट, जो हमें अपने इमोशंस और डिजायर्स को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। इन वर्चूज को हम अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, घर पे, स्कूल में, काम पे या किसी भी रिलेशनशिप में। लेकिन कुछ क्रिटिसिज्म्स भी है वर्चू एथिक्स को लेके। कुछ फिलोसोफर्स कहते हैं कि ये थ्योरी थोड़ी वेग है, क्योंकि कभी कभी ये डिसाइड करना मुश्किल होता है कि कोई इंसान सच में वर्चुअस है या नहीं। दूसरी बात, लोग कभी कभी अपनी सो कॉल्ड वर्चूज का यूज अपने सेल्फिश काम जस्टिफाई करने के लिए भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कहा मैं ऑनेस्ट हूं इसीलिए मैंने सबके सामने ये बोला, लेकिन हो सकता है उसका इंटेंशन किसी को एम्बेरस करना हो। वैसे ये प्रॉब्लम्स सिर्फ वर्चू एथिक्स तक लिमिटेड नहीं है।
डिओन्टोलॉजी और यूटिलिटेरियनिज्म जैसी थ्योरीज भी इन्हीं प्रॉब्लम्स का सामना करती है। जैसे कोई कहे, तुम कैसे प्रूव करोगे कि मैं ऑनेस्ट हूं? हो सकता है उसने कभी झूठ बोला हो और कभी सच। बॉटम लाइन ये है कि वर्च्यू एथिक्स हमारे कैरेक्टर डेवलपमेंट में हेल्प करता है, लेकिन हर थ्योरी की तरह इसमें भी कुछ लिमिटेशंस है जो हमें समझनी चाहिए ताकि हम ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और अवेयर डिसीजंस ले सके। एथिक्स एंड वैल्यूज, नैतिकता और मूल्य। एथिक्स और वैल्यूज के कॉन्सेप्ट्स काफी सिमिलर लगते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा गहरा सोचने की कोशिश करें तो इन दोनों में फर्क है। वैल्यूज ये वो बेसिक बिलीफ्स है जो हमारी एक्शंस और चॉइसेस को गाइड करते हैं। ये हमारी डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं और ये बताते हैं कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। एथिक्स ये ह्यूमन एक्शंस के बारे में है और अन एक्शंस के बीच में चॉइस करना। एथिक्स हमारे एक्शंस और उनके पीछे के वैल्यूज को इवैल्यूएट करता है। ये एक फिलॉसफी का ब्रांच है जो राइट और रॉन्ग बिहेवियर को ऑर्गेनाइज, डिफेंड और रिकमेंड करता है। एथिक्स और वैल्यूज का रिलेशनशिप। एथिक्स और वैल्यूज मिलके हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी लाते हैं। जब दोनों को प्रॉपरली समझा जाता है तब हम अपनी लाइफ को और ज्यादा मीनिंगफुल और डिसिप्लिन्ड बना सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड वैल्यूज। एथिक्स ये कॉन्डक्ट के लिए रूल्स या गाइडलाइंस है। ये बताता है कि क्या सही है या गलत। वैल्यूज ये वो प्रिंसिपल्स या आइडियल्स है जो हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं और ये हमारी लाइफ की प्रायोरिटीज को डिफाइन करते हैं। एथिक्स ये मोरल प्रिंसिपल्स का एक सिस्टम है। वैल्यूज ये वो चीज़ें है जो हमारे थिंकिंग को मोटिवेट करती है। वैल्यूज ये हमारे इमोशनल स्टेट को ज्यादा अफेक्ट करते हैं और इसलिए ये मोटिवेटर्स का काम करते हैं। एथिक्स ये हमें स्पेसिफिक एक्शंस फॉलो करने को फोर्स करता है। एथिक्स ये सबके लिए कंसिस्टेंट होता है, हर किसी को सेम रूल्स फॉलो करना पड़ता है। वैल्यूज ये पर्सन टू पर्सन अलग हो सकते हैं। जो चीज एक पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है वो दूसरे के लिए नहीं हो सकती। वैल्यूज ये हमें बताते हैं कि हम अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं। एथिक्स ये हमें बताता है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या मोरली राइट या रॉन्ग है। एथिक्स ये हमारे चॉइसेस को इवैल्यूएट करता है, क्या हमारी चॉइस सही है या गलत। वैल्यूज ये हमारी पर्सनल प्रायोरिटीज को डिफाइन करते हैं। कंक्लूजन। एथिक्स और वैल्यूज दोनों हमारी लाइफ को गाइड करते हैं, लेकिन दोनों का अप्रोच अलग होता है। जब हम एथिक्स को समझकर अपने वैल्यूज को प्रायोरिटाइज करते हैं तब हम अपने डिसीजंस को बेहतर बना सकते हैं। एथिक्स वर्सेस वैल्यूज। पहले हम समझते हैं एथिक्स और वैल्यूज के बीच का डिफरेंस। एथिक्स होता है वो रूल्स या गाइडलाइंस जो हमें ये बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। एथिक्स हमें ये गाइड करते हैं कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, जैसे मुझे सच बोलना चाहिए या झूठ। एथिक्स हमारी चॉइसेस को जज करते हैं और हमें सही फैसला लेने में मदद करते हैं। वैल्यूज जो होते हैं वो हमारे पर्सनल बिलीफ्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि हमारे लिए जिंदगी में क्या इम्पोर्टेंट है, जैसे कि फैमिली, ऑनेस्टी या सक्सेस। वैल्यूज हमें मोटिवेट करते हैं कि हम अपने एक्शंस कैसे चूज करें। तो एथिक्स हमें बताता है कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग, और वैल्यूज हमें गाइड करते हैं कि हम अपनी जिंदगी में क्या अचीव करना चाहते हैं। एथिक्स रूल्स के जैसे होते हैं और वैल्यूज हमारे पर्सनल चॉइसेस को शेप करते हैं। इंटेग्रिटी। अब बात करते हैं इंटेग्रिटी के बारे में। इंटेग्रिटी का मतलब है अपने एक्शंस में कंसिस्टेंसी और अपने वैल्यूज, मेथड्स और प्रिंसिपल्स के साथ सच्चे रहना।
इंटेग्रिटी का मतलब है कि आप हमेशा ईमानदार होते हो और दूसरे आप पर ट्रस्ट कर सकते हैं। इंटेग्रिटी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ट्रस्ट बनाता है दूसरों के साथ। जब आपके पास इंटेग्रिटी होती है, लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं और आप जो भी काम करते हो वो लोग नोटिस करते हैं। ये आपको प्रोफेशनल और पर्सनल सक्सेस दिलाता है। जब आप सही काम करते हैं, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं, लोग उससे नोटिस करते हैं और आपको इज्जत मिलती है। एम्पथी। और अब बात करते हैं एम्पथी के बारे में। एम्पथी का मतलब है दूसरे की तरह महसूस करना। यह है दूसरे लोगों के इमोशंस को समझना और उनके एक्सपीरियंस को फील करना। एम्पथी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें दूसरों से अच्छा कनेक्ट करने में मदद करता है। जब हम समझ पाते हैं कि दूसरे लोग क्या महसूस कर रहे हैं, हम उनकी मदद कर सकते हैं और उनके साथ अच्छा रिलेशन बना सकते हैं। एम्पथी हमें ज्यादा कंपैशनेट और केयरिंग बनाता है। टाइप्स ऑफ एम्पथी। एम्पथी के 3 मेन टाइप्स होते हैं। अफेक्टिव एम्पथी। अफेक्टिव एम्पथी का मतलब है दूसरे इंसान के इमोशंस को समझना और उनका अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देना। मतलब जब आप किसी का दर्द या खुशी महसूस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। सोमैटिक एम्पथी। ये टाइप एम्पथी में हम दूसरे के फीलिंग्स को फिजिकल लेवल पर महसूस करते हैं। जैसे अगर कोई दुखी है तो आपको भी उसका दर्द महसूस होता है और आप भी फिजिकली अनकंफर्टेबल फील करते हैं। कॉग्निटिव एम्पथी। कॉग्निटिव एम्पथी में हम समझते हैं कि दूसरा इंसान किस सिचुएशन में है और वो क्या सोच रहा है या महसूस कर रहा है। ये टाइप एम्पथी हमें दूसरे की फीलिंग्स और थॉट्स को लॉजिकल तरीके से समझने में मदद करती है। इंपॉर्टेंस ऑफ एम्पथी। एम्पथी काफी इंपॉर्टेंट है और इसके कई फेड है। सोशल कनेक्शंस। एम्पथी हमें दूसरों के साथ अच्छा कनेक्शन बनाने में मदद करती है। जब आप किसी को समझते हैं तो वो आपको अपना दोस्त समझता है। इमोशनल कंट्रोल। एम्पथी से आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं। मतलब जब आपको पता होता है कि दूसरा इंसान कैसे फील कर रहा है तो आप अपने रिएक्शंस को उसके हिसाब से मैनेज करते हैं। ये आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में भी काम रखता है। हेल्पिंग बिहेवियर। जब आप किसी के लिए एम्पथी फील करते हैं तो आप उनकी मदद करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और जब दूसरे आपके लिए एम्पथी फील करते हैं तो वो भी आपकी मदद करते हैं। एम्पथी से हेल्प और सपोर्ट का चेन बन जाता है। बेनिफिट्स ऑफ एम्पथी। एम्पथी के कुछ खास बेनिफिट्स भी है। गुड कस्टमर रिलेशनशिप्स। अगर आप सर्विस या सेल्स में हैं तो एम्पथी से आप अपने कस्टमर्स के साथ अच्छा रैपोर्ट बना सकते हैं। हार्मोनियस वर्क रिलेशंस। काम के माहौल में एम्पथी से आप अपने कोलीग्स के साथ बेटर रिलेशनशिप बना सकते हैं जो काफी प्रोडक्टिव हो सकता है। गुड वेंडर पार्टनर रिलेशनशिप्स। बिजनेस पार्टनरशिप्स में भी एम्पथी का होना जरूरी है। ये ट्रस्ट बिल्ड करता है और एक हेल्थी वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। लोका संग्राहा। वर्ल्ड वेलफेयर। अब बात करते हैं लोका संग्राहा के बारे में जो कि भगवद गीता में मेंशन है। लोका संग्राहा का मतलब है वर्ल्ड वेलफेयर या सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट। ये सेल्फलेस एक्शन का कॉन्सेप्ट है जिसमें हम अपने एक्शंस को ऐसे परफॉर्म करते हैं जो सोसाइटी को बेनिफिट करें। लोका संग्राहा की 3 मेन कंपोनेंट्स है। सेल्फलेस सर्विस। अपने काम को बिना अपने लिए कुछ चाहते हुए करना। मोरल आइडियल्स। ऐसे आइडियल्स फॉलो करना जो सोसाइटी को अच्छा बनाए। प्रोमोटिंग गुडविल। सबके बीच गुडविल और पीस क्रिएट करना।
लोका संग्रह का कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि हमें अपने ड्यूटीज को पूरा करते वक्त सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी सोचना चाहिए। लोका संग्रह वर्ल्ड वेलफेयर। लोका संग्रह का मतलब है वर्ल्ड वेलफेयर या दुनिया की भलाई। इसके 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग हार्मोनियस रिलेशनशिप्स। लोका संग्रह सबसे पहले हार्मोनियस रिलेशनशिप्स को बनाने और मेंटेन करने पर फोकस करता है। हम अपनी जिंदगी अपने फैमिली और फ्रेंड्स से शुरू करते हैं और फिर इसे अपने नेबर्स, कंट्रीमैन और दुनिया के हर इंसान तक एक्सटेंड करते हैं। इसमें ह्यूमिलिटी और रिस्पेक्ट दिखाना बहुत जरूरी है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उन्हें इज्जत देते हैं तो हम दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। बीइंग हम्बल एंड काइंड टू एनिमल्स। लोका संग्रह में एनिमल्स के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। हमारे आसपास जो एनिमल्स होते हैं उन्हें भी काइंडनेस दिखाना जरूरी है। ये हमारे एनवायरनमेंट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और हमें उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट तीसरा कंपोनेंट है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। हमारी दुनिया में पोल्यूशन को रोकना, नेचर को कंसर्व करना और रिसोर्सेस का एक्सेसिव यूज अवॉइड करना बहुत जरूरी है। हम अपना टाइम या पैसा रिसाइकलिंग और क्लीन अप प्रोग्राम्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और प्लास्टिक डिस्पोजल को सही तरीके से करके एनवायरनमेंट को सेफ रख सकते हैं। ब्रह्म विहारा डिवाइन स्टेट्स ऑफ माइंड। अब बात करते हैं ब्रह्म विहारा के बारे में। ब्रह्म विहारा का मतलब है डिवाइन स्टेट्स ऑफ माइंड या सुप्रीम स्टेट ऑफ माइंड। इसका कनेक्शन बुद्धिज्म से है और ये 4 प्रकार की डिवाइन लव को रिप्रेजेंट करता है। इन्हें हम ब्रह्म विहारास कहते हैं। ये 4 डिवाइन फॉर्म्स है। लविंग काइंडनेस। मेटा लविंग काइंडनेस का मतलब है सबके लिए प्यार और दोस्ती। ये एक ऐसा फीलिंग है जिसमें हम हर किसी के लिए पॉजिटिव और केयरिंग इमोशंस रखते हैं। कंपैशन करुणा। कंपैशन का मतलब है दूसरों की दुख दर्द को समझना और उनकी मदद करना। सिंपैथेटिक जॉय। मुदिता। मुदिता में हम दूसरों की खुशी में शामिल होते हैं। हम उनकी सक्सेस और हैप्पीनेस को अपनी तरह से फील करते हैं। इक्वानिमिटी। उपेक्षा। इक्वानिमिटी का मतलब है इमोशनल बैलेंस। हम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं चाहे सिचुएशन अच्छी हो या बुरी। ये हमें काम और पीसफुल रखता है। ब्रह्म विहारा से हम अपने नेगेटिव इमोशंस जैसे एंगर, जेलसी और हेट्रेड को दूर कर सकते हैं और अपने अंदर इन्फिनिट लव डेवलप कर सकते हैं। जैनिज्म। और अब बात करते हैं जैनिज्म के बारे में जो एक पुराना रिलीजियस ट्रेडिशन है। जैनिज्म का फोकस है नॉन वायलेंस, अहिंसा, नॉन अटैचमेंट, अपरिग्रह और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। इस रिलीजन में स्पिरिचुअल प्योरिटी और एनलाइटनमेंट पाना बहुत जरूरी है। अहिंसा का मतलब है हर एक लिविंग बीइंग के साथ वायलेंस से बचना, चाहे वो इंसान हो या जानवर। अपरिग्रह का मतलब है अटैचमेंट को छोड़ना और दुनिया की चीजों से दूर रहना। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन से हम अपनी जिंदगी को एक डिसिप्लिन्ड तरीके से जीते हैं जो हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ और प्योरिटी की तरफ ले जाता है। जैनिज्म। जैनिज्म एक पुरानी और सिग्निफिकेंट धार्मिक प्रथा है जिसे लॉर्ड महावीर ने एस्टैब्लिश किया था। महावीर को जैनिज्म का 24th तीर्थंकर माना जाता है। जैनिज्म का बेसिक बिलीफ है कि सोल यानी आत्मा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके थ्रू हम अपने इंटरनल एनिमीज को जीतकर स्पिरिचुअल ग्रोथ और पीस पा सकते हैं। जैनिज्म में 5 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होते हैं जिन्हें 5 वोस कहा जाता है। अहिंसा, नॉन वायलेंस, हर लिविंग बीइंग के लिए रिस्पेक्ट और काइंडनेस रखना। सत्या, ट्रूथ, हमेशा सच बोलना और सच्चाई के साथ जीना। अस्तेया, नॉन स्टीलिंग, किसी भी चीज को बिना हक के लेना गलत है।
अपरिग्रह, नॉन अटैचमेंट, मटेरियल थिंग्स के प्रति अटैचमेंट ना रखना। ब्रह्मचार्य, सेलिबेसी, अपने डिजायर्स को कंट्रोल करना। जैनिज्म में एक और कॉन्सेप्ट है जो बहुत जरूरी है, और वो है लाइव एंड लेट लिव। मतलब हमें अपने साथ साथ दूसरों की भी इज्जत करनी चाहिए और उन्हें अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक देना चाहिए। नया जैनिज्म। अब बात करते हैं नया के बारे में। नया का मतलब है किसी चीज को अलग अलग पर्सपेक्टिव से समझना। जैनिज्म में नया को रिलेटिव ट्रूथ के कॉन्सेप्ट से कनेक्ट किया जाता है। मतलब कोई भी चीज अपनी जगह पर सही हो सकती है, लेकिन एक हाई चीज सभी के लिए सही नहीं हो सकती। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि हर पर्सपेक्टिव में अपनी एक ट्रूथ होती है। जैनिज्म में नया को दो प्रकार से समझा जाता है। व्यावहारिका, प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट, ये हमारे डेली लाइफ के डिसीजंस और एक्शंस के लिए होता है। इसमें हम दुनिया को प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। निश्चय, अल्टीमेट व्यू पॉइंट, ये एक डीपर लेवल का अंडरस्टैंडिंग है जहां हम दुनिया को अपनी अल्टीमेट पर्सपेक्टिव से देखते हैं। जैनिज्म का ये कॉन्सेप्ट हमें ये सिखाता है कि हम सब अपने अपने व्यू पॉइंट्स रखते हैं, लेकिन हर एक व्यू पॉइंट में अपना एक ट्रूथ है। इसलिए हमें दूसरों के व्यूज को समझना और उन्हें रिस्पेक्ट करना जरूरी है। अब हम जैनिज्म में नया के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। नया का मतलब है किसी भी चीज को अलग अलग पर्सपेक्टिव से समझना। इस आइडिया को स्यादवादा भी कहा जाता है, जो कंडीशनल व्यूज का थ्योरी है। इसके अकॉर्डिंग कोई भी एक पर्सपेक्टिव प्योर ट्रूथ को डिस्क्राइब नहीं कर सकता। हर पर्सपेक्टिव अपने हिसाब से सच हो सकता है, और ये सब डिपेंड करता है सिचुएशन के कंडीशंस पर। आज हम नया को समझने के लिए उसके 7 क्लासिफिकेशंस के बारे में जानेंगे। चलिए इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। 1. नैगमन्या, गोल ओरिएंटेड व्यू पॉइंट और प्लूरलिस्टिक व्यू पॉइंट। ये व्यू पॉइंट किसी चीज को उसके गोल या ऑब्जेक्टिव से देखने पर फोकस करता है। जैसे अगर कोई आदमी लकड़ी काट रहा है ताकि एक फर्नीचर बनाए, तो हम उस एक्शन को उसके गोल के रूप में समझते हैं। इस व्यू पॉइंट में एक गोल के लिए कई अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को कंसिडर किया जाता है। 2. संग्रहणाया, कलेक्टिव व्यू पॉइंट। ये व्यू चीजों को उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स या कॉमन फीचर्स से देखने पर फोकस करता है। जैसे हम कह सकते हैं कि हर चीज की एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होती है, जैसे कि एग्जिस्टेंस या रियलिटी। यहाँ हम चीजों को उनके सभी फीचर्स को कॉमन समझकर देखते हैं। 3. व्यवहारण्य, पर्टिकुलर और डिस्टिंक्ट व्यू पॉइंट। ये व्यू पॉइंट चीजों के डिफरेंसेस को हाईलाइट करता है। इसमें हम चीजों को डिस्टिंक्ट और अलग तरीके से देखते हैं। जैसे अगर हम सोल्स की बात करें, तो हम उन्हें मोबाइल और इमोबाइल सोल्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो हर चीज की अलग पहचान बताता है। 4. जुसूत्रनाया, इमीडिएट व्यू पॉइंट। ये व्यू पॉइंट अभी के मोमेंट पर फोकस करता है, यानी इमीडिएट कंडीशन पर। इसमें हम चीजों को उनके करंट स्टेट के हिसाब से देखते हैं, बिना पास्ट या फ्यूचर को कंसिडर किए। इसमें टेम्परेरी कैरेक्टरिस्टिक्स पर फोकस किया जाता है, परमानेंट या सब्सटैंशियल एस्पेक्ट्स को नहीं देखा जाता। 5. शब्दनाया, सिंटैक्टिकल व्यू पॉइंट। ये व्यू पॉइंट वर्ड्स और उनके ग्रामेटिकल फॉर्म्स को समझने का तरीका है। जैसे वर्ड्स की मीनिंग्स चेंज होती है उनके सिंटैक्स के हिसाब से। अगर हम मैन, वुमन और चाइल्ड की बात करें, तो ये सब एक हाई कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उनका ग्रामेटिकल यूज अलग होता है। 6. संभीरुदनया, एटिमोलॉजिकल व्यू पॉइंट। ये व्यू पॉइंट शब्दों के रूट्स और एटिमोलॉजी पर फोकस करता है। मतलब हर शब्द का असली मीनिंग और उसकी हिस्ट्री को समझना। जैसे शब्द इंद्र, देवान का राजा,
शकरा इंद्र का एक और नाम और पुंडारिका इंद्र से संबंधित एक और शब्द, ये सब अलग मीनिंग्स रखते हैं, लेकिन उनके एटिमोलॉजिकल रूट्स से पता चलता है कि ये सब डिवाइन एंटिटीज को रेफर करते हैं। सरंत अभिविभुतनय फंक्शनल व्यू पॉइंट। ये व्यू पॉइंट देखने का तरीका है कि किसी चीज का फंक्शन या पर्पस क्या है, मतलब हम चीजों को उनके काम से समझते हैं। जैसे अगर कोई आदमी टीचर है और वो पढ़ता है तो हम उसको टीचर के रूप में समझते हैं। ये व्यू पॉइंट चीजों के एक्चुअल यूज और एक्शन को हाईलाइट करता है। जैन फिलॉसफी ओवरव्यू। अब चलते हैं जैन फिलॉसफी की तरफ। जैनिज्म में एक और कॉन्सेप्ट है जो डियोंटोलॉजी से रिलेटेड है। डियोंटोलॉजी एक मोरल थ्योरी है जो ड्यूटीज के बेसिस पर राइट और रॉन्ग को डिस्टिंग्विश करता है। ये थ्योरी ग्रीक शब्द देउन ड्यूटी और लोगोस स्टडी से आई है। इसके अकॉर्डिंग हमारे एक्शंस के इंटेंशंस और मोरल प्रिंसिपल्स पे फोकस करना चाहिए। जैसे इम्मानुएल कांत ने कहा था कि हमें अपने ड्यूटीज को फॉलो करना चाहिए, जैसे झूठ मत बोलो। यूटिलिटेरियनिज्म। अब बात करते हैं यूटिलिटेरियनिज्म की। ये एक मोरल थ्योरी है जो हैप्पीनेस को प्रमोट करता है और जो एक्शंस पेन या हार्म कॉज करते हैं उन्हें अपोज करता है। यूटिलिटेरियन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग कोई भी एक्शन टैब सही है जब वो ज्यादा लोगों के लिए ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस लेके आए, यानी सोसाइटी के ओवरऑल वेलबीइंग को इम्प्रूव करना। इन शॉर्ट, जैनिज्म में नया और डियोंटोलॉजी जैसे कॉन्सेप्ट्स हमें बताते हैं कि हम चीजों को अलग पर्सपेक्टिव्स से समझ सकते हैं। यूटिलिटेरियनिज्म हमें ये सिखाता है कि हमारे एक्शंस का इम्पैक्ट सोसाइटी पे कैसे पड़ता है। ये सब फिलॉसफीज हमें मोरल डिसीजंस लेने में मदद करते हैं और हमें अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस समझने का तरीका देते हैं। यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट 18th और 19th सेंचुरी के फिलोसोफर्स जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा डेवलप किया गया था। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म के मुताबिक एक एक्शन सही है अगर वो प्लेजर या हैप्पीनेस को प्रमोट करता है और गलत है अगर वो पेन या सफरिंग का कारण बनता है। ये थ्योरी ये कहती है कि हमारे एक्शंस का मकसद ह्यूमैनिटी को बेनिफिट देना चाहिए बिना किसी सेल्फिश मोटिव के। यूटिलिटेरियंस का एम है जिंदगी में अच्छी चीजों को बढ़ाना जैसे हैप्पीनेस और बुरी चीजों को कम करना जैसे पेन। 3 की प्रिंसिपल्स ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। प्लेजर और हैप्पीनेस इज द ओनली थिंग दैट हैज इंट्रिंसिक वैल्यू। इसका मतलब है कि चीज तभी वैल्यूएबल होती है जब वो अपने आप में अच्छी हो, ना कि किसी और गोल को अचीव करने के लिए। एक्शंस आर राइट इफ दे प्रोमोट हैप्पीनेस एंड रॉन्ग इफ दे प्रोमोट सफरिंग। ये प्रिंसिपल थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है क्योंकि ये कहता है कि एक एक्शन का मोरल वैल्यू उसके रिजल्ट पे डिपेंड करता है। मतलब अगर एक्शन का रिजल्ट सभी के लिए अच्छा है तो वो सही है, चाहे उस एक्शन की मोटिवेशन अनएथिकल हो। एवरीवन्स हैप्पीनेस इज इक्वली इम्पोर्टेंट। ये प्रिंसिपल सभी लोगों की हैप्पीनेस को इक्वली वैल्यू करता है। पहले लोगों ने सोचा था कि कुछ ग्रुप्स की हैप्पीनेस ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन यूटिलिटेरियनिज्म ने इस आइडिया को चैलेंज किया और इक्वालिटी को प्रमोट किया। यूटिलिटेरियनिज्म इन पॉलिटिकल इकोनॉमी। यूटिलिटेरियनिज्म का आइडिया पॉलिटिकल इकोनॉमी में भी काफी इम्पोर्टेंट है। अर्ली यूटिलिटेरियंस ने इस थ्योरी को पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पॉलिसीज के लिए एक्सटेंड किया। उन्होंने ये सवाल किया, सबसे ज्यादा अच्छा क्या है और हैप्पीनेस को कैसे डिफाइन किया जाए। आज भी वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में पॉलिसी मेकर्स फ्री मार्केट्स और गवर्नमेंट इंटरवेंशन को सपोर्ट करते हैं ताकि सब लोगों को सेफ्टी और वेलफेयर मिले। अगर कोई डिसएडवांटेज्ड ग्रुप सफर कर रहा है, जैसे इनकम इनइक्वालिटी के वजह से, तो पॉलिटिशियंस का मानना है कि मेजर्स लेने चाहिए अन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए।
इन कंक्लूजन, यूटिलिटेरियनिज्म हमें ये सीखता है कि हमारे एक्शंस का अल्टीमेट गोल सभी के लिए ज्यादा हैप्पीनेस लाना चाहिए। ये थ्योरी सोसाइटी को फेयर और इक्वल बेनिफिट्स देने पर फोकस करती है। यूटिलिटेरियनिज्म का इम्पैक्ट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिसीजंस पे भी दिखता है, जहां पॉलिसी मेकर्स का एम होता है कि सभी की वेलफेयर को इम्प्रूव किया जाए। यूटिलिटेरियनिज्म इन बिजनेस एंड कॉमर्स। यूटिलिटेरियनिज्म ये कहता है कि सबसे अच्छा मोरल ऑप्शन वो है जो सबसे ज्यादा लोगों के लिए अच्छा हो। ये प्रिंसिपल बिजनेस और कॉमर्स में काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को इनकॉर्पोरेट करता है। टू टाइप्स ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म इन बिजनेस। रूल यूटिलिटेरियनिज्म, इसमें हम सबसे फेयर और इम्पार्शियल मेथड्स को फॉलो करते हैं। मतलब एक सेट ऑफ रूल्स बनाकर उन्हें फॉलो किया जाता है ताकि सब लोगों के लिए मैक्सिमम बेनिफिट हो। एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म, ये हर सिचुएशन को इंडिविजुअली देखते हैं और हर स्पेसिफिक केस में जो सबसे ज्यादा फायदा हो उस हिसाब से एक्शन लिया जाता है। ये दोनों अप्रोचेस बिजनेस में एथिकल डिसीजंस लेने के लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि कंपनीज को सिर्फ प्रॉफिट नहीं बल्कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ध्यान में रखना पड़ता है। आजकल जो बिजनेसेस सोशली रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हें ज्यादा सपोर्ट मिलता है कंज्यूमर्स से। अगर एक कंपनी अपने प्रोमिसेस को पूरा करती है और एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करती है तो वो अपना रेप्यूटेशन भी बना सकती है। यूटिलिटेरियनिज्म इन द कॉर्पोरेट वर्कप्लेस। कॉर्पोरेट वर्कप्लेस में भी यूटिलिटेरियनिज्म काफी रेलेवेंट है। हर कंपनी का अपना एथिकल कोड होता है जो उनकी कॉर्पोरेट कल्चर और रीजनल लॉज के अकॉर्डिंग शेप होता है। इस एथिकल कोड को फॉलो करना हेल्प करता है बिजनेस को सबसे ज्यादा लोगों का फायदा पहुंचने में। एथिकल डिसीजंस लेने से एम्प्लॉयज भी बेटर वर्क करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है। लेकिन अगर आप अनएथिकल डिसीजंस लेते हैं, चाहे वो लीगली राइट हो, तो अल्टीमेटली ये आपके लिए और कंपनी के लिए नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ला सकता है। इसलिए एथिकल चॉइसेस जरूरी है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर। यूटिलिटेरियनिज्म एंड डिओंटोलॉजी। अब बात करते हैं यूटिलिटेरियनिज्म और डिओंटोलॉजी के बीच के डिफरेंस के बारे में। ये दोनों एथिकल सिस्टम्स काफी फेमस है, लेकिन दोनों का अप्रोच अलग है। यूटिलिटेरियनिज्म का प्रिंसिपल ये है कि द एंड जस्टिफाइज द मीन्स, मतलब अगर आपका गोल सही है तो आपका एक्शन भी जस्टिफाइड होगा। अगर एक्शन का रिजल्ट सबसे ज्यादा लोगों को फायदा देता है तो वो सही माना जाता है। डिओंटोलॉजी ऑन द अदर हैंड ये कहती है कि द एंड डज नॉट जस्टिफाई द मीन्स, यानी अगर आप कोई गलत तरीके से काम कर रहे हैं तो चाहे आपका गोल सही हो, आपका एक्शन गलत ही रहेगा। डिओंटोलॉजी का फोकस है यूनिवर्सल मोरल कोड्स पर, जो हर सिचुएशन में कंसिस्टेंट होना चाहिए। की डिफरेंसेस बिटवीन यूटिलिटेरियनिज्म एंड डिओंटोलॉजी। यूटिलिटेरियनिज्म ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड है, जबकि डिओंटोलॉजी प्रिंसिपल बेस्ड है। डिओंटोलॉजी में मोरल एक्शंस उसके प्रिंसिपल्स पर फोकस करते हैं, न कि उनके रिजल्ट्स पर। डिओंटोलॉजी यूनिवर्सल मोरल कोड्स को फॉलो करती है, लेकिन यूटिलिटेरियनिज्म का फोकस रिजल्ट पर होता है और वो हर सिचुएशन को इंडिविजुअली देखते हैं। कंक्लूजन। तो हमारी ह्यूमन वैल्यूज ही हमें गाइड करती है कि हम अपनी लाइफ में कैसे बिहेव करें, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप्स हो या प्रोफेशनल डिसीजंस। मोरालिटी और एथिक्स का समझना जरूरी है ताकि हम अपने डिसीजंस को बेटर बना सके। हर इंसान की वैल्यूज अपने एक्सपीरियंस के थ्रू शेप होती है और ये वैल्यूज यूं हमारे डिसीजंस और एक्शंस में सही डायरेक्शन देने में मदद करती है। अगर आप अपने वैल्यूज को समझकर उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं।
दोस्तों, हमारी एक और खास बात है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। हमारे चैनल पर हम हर सब्जेक्ट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस प्रोवाइड करने वाले हैं, जिसमें आपको हर टॉपिक, हर कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आएगा। बस आपको हमारे वीडियोस को फॉलो करना होगा। ये सब आपको सिर्फ यूट्यूब वीडियोस के थ्रू मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों, क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। आपका एक छोटा सा एक्शन हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है और इसी से हम अपने कंटेंट को और भी बेहतर बना पाएंगे। अगर आपको लगता है कि हमारा कंटेंट आपके लिए यूजफुल है, तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें और इस सफर में हमारे साथ जुड़ने में मदद करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके शेयर से हम और ज्यादा स्टूडेंट्स तक अपना नॉलेज पहुंचा सकेंगे। थैंक यू सो मच। एक्सरसाइज। फर्स्ट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। 1. Define the term human values. 2. Define the term ethics. 3. Define the term virtue ethics. 4. Explain the difference between ethics and values. 5. What is integrity? 6. What is empathy? 7. Define the term Lokasangraha. 8. Define the term Brahmavihara. Second, long answer type questions. 1. What is the meaning of ethics? Explain the different types of ethics. 2. Write a note on the following. I. Jainism. 2. Nyaya, logic or justice system in Indian philosophy. 3. Write a note on the following. I. Dharmashastra, ancient Indian texts on law and ethics. 2. Utilitarianism.